नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। नेपाल में पोखरा से जोमसोम जा रहा यात्री विमान दुर्घटना का शिकार हो गया है। स्थानीय लोगों द्वारा नेपाल सेना को दी गई जानकारी के मुताबिक तारा एयर का विमान मनापति हिमाल के भूस्खलन के चलते लामचे नदी के मुहाने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेपाल सेना जमीन और हवाई मार्ग से घटनास्थल की ओर जा रही है। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में लापता हुए विमान में मुंबई निवासी एक परिवार के 4 सदस्यों सहित 22 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 100 तक पहुंचने का उल्लेख करते हुए कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी में भी भारतीय स्टार्टअप ने धन कमाना और मूल्यांकन बढ़ाना जारी रखा तथा छोटे शहरों एवं कस्बों में भी उद्यमी निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर प्रसारित होने वाले अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में कहा कि इस महीने की 5 तारीख को भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि इन यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन 330 अरब डॉलर से अधिक का यानी कि 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। यह हर भारतीय के लिए निश्चित ही बहुत गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अगले चुनाव की भाव भूमि हमें अभी से तैयार करनी होगी और एक बार फिर से लोकसभा की 75 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना होगा। योगी आदित्यनाथ ने 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर बधाई दी। योगी ने मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव की भावभूमि हमें अभी से ही तैयार करनी होगी। हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा और जजपा गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल हरियाणा के सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों पर भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गृह मंत्री अनिल विज ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी बिंदुओं पर सोच विचार करके ही फैसला किया है। पार्टी अपने दम पर लड़ेगी और पूरे हरियाणा में सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में भाजपा अपनी जीत दर्ज करेगी। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में केंद्र सरकार की नीति विफल हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार गुपकर गठबंधन से डरती है क्योंकि अगर हम एक साथ आए तो घाटी में उनकी भयावह योजना विफल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि घाटी में केंद्र की नीति विफल हो गई है और उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की नीति पर वापस आना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कुरुक्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार के कामकाज को लोगों के समक्ष रखा और साथ ही साथ कहा कि मुझे काम करने आता है, राजनीति नहीं। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के पास बताने के लिए कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब से उठा तूफान अब हरियाणा में आने वाला है। अपने संबोधन में केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे कमाल कर रहे हैं। हमने दिल्ली में शिक्षा की व्यवस्था को ठीक किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी हमले में मारी गई टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के परिजनों से रविवार को मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बडगाम जिले के चड़ूरा में 25 मई को लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों ने टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनके 10 वर्षीय भतीजे को भी घायल कर दिया था। अमरीन सोशल मीडिया पर उभरती हुई एक स्टार थी। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत द्रविड़ों और आदिवासियों का है, न कि उनका या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, न एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का और न तो नरेंद्र मोदी का। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिमों को मस्जिद के साथ साथ हिजाब पहनने और हलाल मीट जैसे मुद्दों को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने इसके साथ ही समुदाय से इनके खिलाफ लड़ने की अपील की। ओवैसी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ सत्तासीन
एनसीपी के नेता पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संजय राउत के लिए गुहार लगाई। आईपीएल खिताब के लिए आखिरी तिलिस्म तोड़ने की दहलीज पर खड़ी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के लिए आज का मैच बेहद अहम होने वाला है और बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। 15 वर्ष पहले आईपीएल के पहले सफर से सुनहरी शुरुआत करने वाले राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर से इतिहास को दोहराना चाहेंगे, तो वहीं दिग्गजों को जमींदोज करके अपने पहले ही सफर में सिरबौन बनी गुजरात टाइटंस कामयाबी नया इतिहास बनाने की फिराक में होगी। 2 महीने पहले आईपीएल की शुरुआत हुई थी। कांस के 75वें फिल्म महोत्सव की जूरी ने एक समापन समारोह में स्वीडिश निर्देशक रूबेन ओस्टलैंड की फिल्म ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को पाम डी ओर से सम्मानित किया है। कांस फिल्म समारोह का शीर्ष पुरस्कार जीतने वाली ओस्टलैंड की यह दूसरी फिल्म है। उन्होंने 2017 में द स्क्वायर के लिए पाम डी ओर से अवार्ड जीता था। ओस्टलैंड अब नवे निर्देशक बन गए हैं जिन्होंने 2 बार पाम डी ओर पुरस्कार जीता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।